हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जहां हम आज डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी का चैप्टर नंबर 3। इसके पहले के 2 चैप्टर अगर आपको देखना हो तो आप जाइए हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए। वहां पे हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप एम करते हैं यूपी टेट क्लियर करने के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को देखिए। हम यहाँ डेली एक चैप्टर हर सब्जेक्ट का ऐड करते जाएंगे। अभी हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं तो आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट का चैप्टर तीसरा डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो चैप्टर है वो है अधिगम का पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि अधिगम का इकोसिस्टम। अधिगम का इकोसिस्टम मतलब इसमें हम ये सारी चीजें देखेंगे कि जो हमारा लर्निंग है उसके क्या मीनिंग है, उसके क्या क्या फैक्टर हैं और क्या क्या इफेक्टिव मेथड्स हैं उसको पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझेंगे कि अधिगम है क्या। अधिगम का सिंपल अर्थ है सीखना। सीखना यानी कि लर्निंग। लर्निंग को ही हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, इसके पहले जो हम चैप्टर डिस्कस करे थे उसमें हमने विकास का बातें की थी, यानी कि डेवलपमेंट। और अब हम बात करेंगे लर्निंग की। ठीक है, लर्निंग हमारी जो है वो एक प्रक्रिया है जो कि जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, जो हम करते हैं यानी कि जो हम लर्निंग करते हैं उससे हमारा जो है व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, अधिगम केवल रटना नहीं है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली एक अनुकूल अनुकूल प्रक्रिया है। ठीक है, अब ये प्रक्रिया क्या है, पहला देखेंगे प्रक्रिया क्या है। यह जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, अर्जन आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम कहलाता है हमारा। इसका परिणाम क्या होता है, हमारे व्यवहार में उत्तरदायी और सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। इस अधिगम का लक्ष्य क्या है, नवीन परिस्थितियों में समायोजन और जीवन में लक्ष्यों की प्राप्ति। हम पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं, ताकि हमारे जो जीवन के लक्ष्य हैं उन्हें पूरा कर सकें। अब आप देखेंगे कि कुछ जो हमारे महान मनोवैज्ञानिक थे उनके हिसाब से जो हमारा मूलभूत समीकरण है इसका वो ये है कि नवीन ज्ञान जो है हमारा, नवीन ज्ञान, आदतें और अभिवृत्ति, इनको सम करिए और जब हम अभ्यास और अनुभव से इसको सीखेंगे तो यह हमारे व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे कुछ कुछ नाम दिए हुए हैं तो मैं पहले डिस्कस करता जाऊंगा कि इन्होंने क्या क्या शब्द बोले हैं, क्या वाक्य बोले हैं अधिगम के बारे में। वुडवर्थ ने कहा था कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद क्रो एंड क्रो ने बोला था कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है, अब अगर हम गेट्स की बात करें, गेट्स ने कहा था सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला सुधारात्मक परिवर्तन है। ठीक है, तथा हिलगार्ड ने कहा था कि सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास अथवा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार का उद्भव होता है अथवा व्यवहार में परिवर्तन होता है। या मैंने सबके कहे गए वाक्यों को इसलिए बता दिया क्योंकि कई बारी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिभाषाएं डायरेक्ट पूछ लेता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे अधिगम में जो है योगदान देने वाले कारक कौन कौन से हैं, मतलब किससे इफेक्ट पड़ता है हमारे सीखने में। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो मूलतः 2 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा व्यक्तिगत कारक, ये आप देख सकते हैं हमारा व्यक्तिगत व्यक्तिगत कारक होता है। ठीक है, जैसे छात्र की बुद्धि क्या है, उसकी आयु का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके स्वास्थ्य का क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा आएगा हमारा पर्यावरणीय कारक, यानी कि परिवार, समाज, भौतिक सुख सुविधाएं, ये सारी चीजें हमारी आएंगी पर्यावरणीय कारक। चलिए अब पहले हम स्टार्ट करेंगे व्यक्तिगत कारक से, यानी कि जो हमारा पहला कारक था वो क्या है। उसमें क्या है, शारीरिक और मानसिक बैटरी। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें क्या है, कुछ चीजें हमारा सकारात्मक प्रभाव डालती हैं, यानी कि बैटरी को चार्ज करेंगी। ठीक है, वो है हमारा आयु तथा परिपक्वता। तो कहा जाता है कि जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बुद्धि का विकास होता है और हमें सीखने में आसानी होती जाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह तेजी से चीजें सीखता है, तो ये हमारा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है हमारा लर्निंग पे। ठीक है, उसके साथ साथ है हमारा स्वस्थ संवेदी अंग, यानी कि जिससे हम प्रत्यक्षीकरण कर पाए। प्रत्यक्षीकरण मतलब हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि आंख हो गई हमारी, आंख, हाथ, नाक, मुंह तथा जीभ जो हो गई हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। ठीक है, अब इन ज्ञानेंद्रियों में अगर कोई किसी प्रकार का विकार हो जाए तो हमारा लर्निंग प्रभावित होता है। जैसे अगर हमें हमारी आंखों में अगर दोष आ गए, हमें दिखाई ना दे, तो हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। इसी प्रकार से है कि अगर हमारे हाथ स्पर्श करके किसी चीज को हम महसूस ना कर पाए
तो वहाँ भी हमारा लर्निंग प्रभावित होगा। अब कुछ चीजें हैं जो हमारा नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जैसे कि शारीरिक थकान। कहा जाता है कि यह अधिगम की गति को धीमा कर देता है। अगर आप थके हुए रहेंगे, हमें शारीरिक मानसिक दोनों तरीके की थकान अगर आपको है, तो आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा, यानी कि आप सीख नहीं पाएंगे कुछ चीजों को। अब यह संवेदी दोष, यानी वही जो हमने डिस्कस करा कि हमारी 5 ज्ञान इंद्रिया होता है, अगर उसमें कोई दोष हो तो हमारा लर्निंग इससे इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, यही हमारा नीचे लिखा हुआ है। यदि छात्र शारीरिक रूप से तैयार नहीं है तो शिक्षण विधियां काम नहीं करेंगी, यानी कि शिक्षण विधियों के साथ साथ उसका शारीरिक रूप से तैयार होना भी आवश्यक है। अब अगर हम बात करें व्यक्तिगत कारक में, जो भाग 2 है, यानी कि अगला क्या क्या इसमें आता है, यानी कि अधिगम का मनोवैज्ञानिक इंजन। इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला अगर हम डिस्कस करें तो अभिवृत्ति है, विषय के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण। अगर बालक को पहले से ही सब्जेक्ट के बारे में ऐसा है कि यह तो अच्छा सब्जेक्ट है, तो उसका ध्यान लगता है पढ़ने में, उसकी रुचि बढ़ेगी। लेकिन अगर उसके पहले से ही उसके बारे में गलत वो बना हुआ है कि ये सब्जेक्ट हमें आगे नौकरी में कोई यूज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर उसका उसका नकारात्मक दृष्टिकोण बन जाता है, जिससे उसकी रुचि उसमें नहीं आती है, तो हमारा लर्निंग प्रभावित होता है। दूसरा अगर हम बात करें इससे ही संबंधित है, तो उसकी बात कर लेते हैं, ध्यान और रुचि की। ध्यान और रुचि की, शिक्षक को नवीन सामग्री और पूर्व ज्ञान से जोड़कर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। यानी कि जैसे हमने अभिवृत्ति में बात किया, जब तक किसी बालक का रुचि नहीं होगा उस ज्ञान में, उसको सीखने में, तब तक वह उसको सही से सीख नहीं सकता, यानी कि उसकी उसका अधिगम लर्निंग सही से नहीं करेगा। अगला जो हमारा फैक्टर है वो है हमारा बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस कोसेंट, इससे हम इसको मापते हैं बुद्धि को। तो तीव्र अधिगम की क्षमता, लेकिन अकेले या पर्याप्त नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे जिन बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है उनको लर्निंग बहुत तेजी से होती है, वो सीख सकते हैं चीजों को। लेकिन कहा जाता है कि केवल यही फैक्टर काफी नहीं है कि जिसकी बुद्धि तेज है वह अच्छी लर्निंग कर ही लेगा। उसके साथ साथ बाहरी पर्यावरण, शारीरिक सुविधाएं, यह सारी चीजें भी प्रभाव डालती हैं। लेकिन सामान्यतः कहा जाता है कि जिनका आईक्यू ज्यादा है, जिनकी बुद्धि तेज है, उनके लिए शिक्षण सीखना आसान है, लर्निंग आसान है। अगला अगर हम बात करें आवश्यकताएं, तो ये हम हर किसी के जीवन में एक बहुत ही अहम रोल निभाता है। जैसे क्या है कि अगर बालक भूखा है तो वह क्लास में बैठ के पढ़ेगा भी, तो उसका ध्यान हमेशा खाने की तरफ रहेगा कि कैसे खाने को मिल जाए, कैसे मेरी भूख शांत हो। या फिर अगर क्लासरूम में बहुत तेज ठंड है या फिर बहुत तेज गर्मी है, तो स्टूडेंट का ध्यान पढ़ाई पे नहीं होगा, तब उसका ध्यान होगा कि ठंड लग रही है कैसे इससे बचें, या फिर गर्मी लग रही है कैसे इससे बचें। तो यही चीज है, आवश्यकताओं पर भी हमारा लर्निंग निर्भर करता है। अब अगर हम बात करें तो हमारा दूसरा जो कारक है वह है पर्यावरणीय कारक। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परिवार, यानी कि हमारा वातावरण कैसा है, जो कि शुरू होता है हमारे परिवार से, यानी कि माता पिता के आपसी संबंध कैसे हैं। अगर उनके घर में शांति बनी रहे, माता पिता लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, तो उनका लर्निंग तेज होगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं रोज झगड़ा हो रहा है, आपस में विवाद चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका दिमाग पढ़ाई से हटकर विवाद में ही फंसा रहेगा। दूसरा है हमारा साथी, यानी कि मित्र मंडली में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा या तनाव। अब अगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुआ तो लर्निंग का ग्राफ ऊपर जाएगा। अगर तनाव हुआ, झगड़े हो रहे हैं दोस्तों के साथ, अच्छा माहौल नहीं है, दोस्तों से दोस्ती अच्छी नहीं है, तो वहां पे उनके लर्निंग का ग्राफ नीचे चला जाएगा। अगला है समाज, लर्निंग में समाज का भी काफी असर है। जैसे कि हमने एग्जांपल भी लिया है कि अगर एक बच्चा जो है सांस्कृतिक बैकग्राउंड जो उसका होता है वो उससे ज्यादा प्रभावित होता है। अब अगर एक बच्चा जो है कि खेती करता है, अगर वो कृषि समुदाय से है, तो वह जो है ज्यादातर उसकी रुचि होगी कृषि से रिलेटेड पढ़ाई में। ठीक है, अब उसे अगर हम आईटी सेक्टर में बैठाते हैं तो उसका ध्यान उधर नहीं जाएगा। तो इसलिए ये भी है कि सांस्कृतिक और समाज जो हमारा है वह भी इसके फैक्टर इफेक्टिंग कारण है। संचार माध्यम, संचार माध्यम कैसे, देखिए अगर हम सही चीजें देखें तो हमारा हमारा मूवी हो गया, फिल्म हो गया, टीवी पे कुछ चीजें आती हैं। अगर ज्ञान की चीजें आती हैं, अगर ज्ञान की चीजें आप देखते हैं फोन से ही इस्तेमाल करके, अगर अच्छी चीजें देखते हैं तो आप ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी हमारी लर्निंग तेज होती है। शिक्षक, अच्छा शिक्षक, अच्छा शिक्षण विधि, यह सारी चीजें जो है लर्निंग में सहायता करती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब जो हमने बात करी थी कि अगर आवश्यकताओं में हमने बात करी थी कि अगर बच्चे को ज्यादा गर्मी लग रही है, फिर ठंड लग रही है, तो उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो उसके लिए है कि कक्षा का जो वातावरण है उसको पढ़ाई के अनुकूल बनाना चाहिए, अधिगम के लिए अनुकूल होना चाहिए। यानी कि आदर्श भौतिक वातावरण क्या है, प्रॉपर वेंटिलेशन हो उस रूम में, लाइट की व्यवस्था अच्छी हो,
ठीक है, शांत वातावरण हो, ये ना हो कि बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा हो, वहाँ पे फर्नीचर वगैरह सही होने चाहिए, बैठने की सही व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, खराब भौतिक ढांचा थकान और व्याकुलता को जन्म देती है, तो उसका ध्यान पढ़ाई में ना लग के बाहरी चीजों में लगेगा। इन समस्याओं से बाहर कैसे निकले। अब तक हमने देखा कि क्या क्या कारक हैं जो हमारे लर्निंग को प्रभावित करते हैं। अब हम चलेंगे अधिगम में प्रभावशाली विधियां। ठीक है, क्या विधियां हैं जिससे हमारा अधिगम सरल व सुगम बनेगा। इसमें आप पहला देखेंगे तो है करके सीखना। ठीक है, करके सीखना का क्या मतलब होता है, इस विधि में छात्र खुद किसी कार्य को कर कर उसे सीखता है। अगर वो उसमें असफल रहते हैं तो वे अपनी गलतियों का पता लगा पाते हैं और उसमें सुधार का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, अनुकरण द्वारा जो है, अनुकरण द्वारा यानी कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तब से ही वो नकल करके चीजें सीखने लगता है, तो इसको कहते हैं अनुकरण द्वारा। निरीक्षण द्वारा, अब निरीक्षण द्वारा क्या है, बच्चे जिस वस्तु का निरीक्षण करते हैं उसके बारे में वो जल्दी और स्थायी रूप से सीख जाते हैं। निरीक्षण पद्धति में आवश्यक है कि अध्यापक बच्चों को जिस स्थान पर ले जाएं उसे वह पूर्व से ही देख ले और उसके बारे में योजना बना ले। इस विधि से सीखने में छात्र की जिज्ञासा और उत्सुकता बनी रहती है। अगला हम बात करें तो है परीक्षण द्वारा। इसके अंतर्गत जो है छात्र अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्रियों का परीक्षण करता है और उससे जो है उसको ज्ञान का प्राप्ति होती है। जैसे बच्चे को आप गिनती सिखाएंगे तो पहले वो गिनती गिनना तो सीखता है लेकिन उसको समझता नहीं है। जब उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में वो इस्तेमाल करता है तो उसको वो गिनती, पहाड़े, ये सारी चीजों का ज्ञान बढ़ जाता, तेजी से सीख पाता है वो। अगला है सामूहिक विधियां। ठीक है, सामूहिक विधियां, सामूहिक विधि यानी कि टीम वर्क। टीम वर्क से भी लर्निंग में आसानी होती है, जल्दी से सीखते हैं वो। एक दूसरे को देख के, उसकी गलतियों से और उसके टीम वर्क में एक दूसरे को देखकर चीजें जल्दी सीखते हैं। सामूहिक विधियां यानी कि टीम वर्क। टीम वर्क में बच्चे जल्दी से सीखते हैं चीजों को। हर छात्र को एक ही तरीके से नहीं सींचा जा सकता है, हमें सही विधि का चुनाव करना होता है। ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस करा प्रभावशाली विधियों का, उनका एक बार आप जल्दी से यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है। निरीक्षण यानी देखकर सीखना, चर्चा करना, मन मस्तिष्क पर चित्र अंकित करना। सामूहिक विधियों में आता है सर्वाधिक सक्रिय और सहयोगी अधिगम। परीक्षण में आएगा स्व प्रयास, गणित विज्ञान के उत्तम व आत्मनिर्भरता। अनुकरण में आता है कि शैशवावस्था के लिए आदर्श शिक्षक आदर्श स्वरूप होता है, यानी कि वो शिक्षक को देख के ही सीखते हैं चीजों को। अब जो हमारा जो सबसे मुख्य इसमें है, जो आज जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो भी इसी पर आधारित है, वो है करके सीखना। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, उद्देश्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, उद्देश्य का निर्माण, छात्र स्वयं कार्य करने के लिए उद्देश्य तय करता है, फिर उसको करने के लिए योजना बनाता है, फिर उसको प्रयास और क्रियान्वयन, ये यदि वो उसमें सफल हुए तो उन्हें उसका ज्ञान हुआ, अगर वो असफल हुए तो अपनी गलतियों से वो पता लगाते हैं। सुधार और सीखना, गलतियों को फिर जब उस गलतियों से सीखते हैं तो उसमें फिर सुधार करके नए सिरे से प्रयास करते हैं। यही है हमारा करके सीखना विधि के इम्पोर्टेंट स्टेप्स। अब जो हमारी सामूहिक विधि थी उसमें क्या क्या आता है, पहला आता है हमारा सम्मेलन व विचार गोष्ठी। यह क्या है, इस विधि में किसी विशेष विषय पर छात्र छात्राओं द्वारा विचार विमर्श, वाद विवाद एक निश्चित समय में करना होता है। इससे होता क्या है, इससे होता है कि वो विरोधी के विचारों का सम्मान करते हैं, सहनशीलता का विकास होता है उनके। अब अगर हम देखें तो दूसरा जो हमारा प्रोजेक्ट विधि, यानी कि टीम में प्रोजेक्ट हमें दिया जाता है कुछ बनाने के लिए, उससे क्या होता है, व्यक्तिगत रुचि और क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं। स्पर्धा, सहयोग और सहानुभूति का विकास होता है। शिक्षक यहाँ केवल एक मार्गदर्शक होता है। सफल अधिगम का त्रिकोण, यानी कि जो हमारा लर्निंग है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए इस त्रिकोण का संतुलित होना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि तत्पर शिक्षार्थी, जो उनके व्यक्तिगत कारक है, यानी कि वो एक परिपक्व उम्र में होने चाहिए, उनका शरीर स्वस्थ होना चाहिए और उनकी रुचि उस सब्जेक्ट में होनी चाहिए या फिर उस चीज को सीखने में होनी चाहिए। फिर अगला हमारा आता है सक्रिय कार्य प्रणाली, यानी कि प्रभावशाली विधियां। छात्र की आयु आयु के अनुकूल विधि, यानी कि सही शिक्षण विधि को चुनाव करना होगा शिक्षकों को। उसके बाद आता है पोषण करने वाला वातावरण, यानी कि जो भी वातावरण के कारण दिक्कतें होती हैं उनको पहले से ही दूर कर लेना चाहिए, यानी कि माहौल शांतिपूर्ण होना चाहिए, माहौल शांतिपूर्ण होना चाहिए। पोषण करने वाला वातावरण, यानी कि जो वातावरणीय कारक था वह भी सही होना चाहिए, जैसे शांति होनी चाहिए क्लास में, वातावरण उचित होना चाहिए, ज्यादा अधिक गर्म या ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी हमारी तीन जो है सफल अधिगम का ये त्रिकोण है, ये तीनों कोने सही से काम करने चाहिए।
अधिगम तभी अस्थायी होता है जब वह त्रिकोण संतुलित हो। केवल एक उत्कृष्ट शिक्षक या केवल एक कुशाग्र छात्र पर्याप्त नहीं होता है। ठीक है, हमारे लर्निंग के लिए अब तक जो हमने डिस्कस करा वो सारी चीजें सही अनुपात में होनी चाहिए, तब हमारा लर्निंग सही रास्ते पर आगे जाता है। शिक्षक की एक वास्तविक भूमिका क्या होती है इसमें? ठीक है, आप केवल एक विषय के विशेषज्ञ नहीं, आप इस अधिगम पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य वास्तुकार हैं। आपकी भूमिका छात्र की बैटरी को समझना है, उसके वातावरण के शोर को कम करना और सही उपकरण का चयन करना है। एक जो शिक्षक होता है वह छात्र को एक मशीन ना समझकर एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखे, तब जाकर वास्तविक अधिगम जो है हो पाएगा। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। मैंने कोशिश करी है कि सारे टॉपिक्स को मैं आसानी से सरल भाषा में कवर कर पाऊँ। तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिएगा हमारे चैनल पर अगले चैप्टर के लिए।